सज्जन सिंह केस 1965 का, ये सुप्रीम कोर्ट की मुकदमे है महत्वपूर्ण। गोलकनाथ केस 1967 का। उसके बाद में बात करेंगे इसके बाद में जो सरकार ने संविधान संशोधन किया था 24वां संशोधन इंदिरा गांधी के टाइम का 1971 का। और उसके बाद में आया केशवानंद भारती केस 1973 का, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे मिनर्वा मिल्स केस 1980। तो संविधान संशोधन से जुड़े हुए कुछ मुकदमे हैं और बाकी संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसमें, और इन चीजों को हम एक एक करके हम समझेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि संविधान संशोधन है क्या। तो सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि संविधान देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने का सबसे बड़ा कानून है, यानी कि सुप्रीम लॉ, या हम कह सकते हैं विधि। भारत का संविधान भारत का सबसे बड़ा कानून है और इस कानून में समय और परिस्थिति के अनुसार चेंज करना बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं अमेंडमेंट या संशोधन। अगर समाज के विकास को निरंतर बनाए रखना है तो संविधान में जनता की इच्छा और अपेक्षाओं के अनुसार संशोधन होना बहुत जरूरी है। अगर हमने संविधान के संशोधन को रोका तो हमने समाज के विकास को भी रोका। सुमित, एक पानी की बोतल ला देना। समाज के विकास को भी रोका है। तो समाज का विकास अगर निरंतर जारी रखना है तो हमें संविधान में चेंज करना बहुत जरूरी है। आज इंटरनेट और सूचना का युग है और जब संविधान बना था तो इस प्रकार की चीजें नहीं थी। तो आप देखो, जनता की इच्छा और अपेक्षा बदलती रहती है, उसी अनुसार संशोधन होते रहते हैं। तो यह है भारत की पार्लियामेंट, और हालांकि नई वाली पार्लियामेंट की बिल्डिंग है और बाकी पहले जो संशोधन हुए थे पुरानी वाली पार्लियामेंट में होते थे। लेकिन यहां पर आपको यह समझना है कि संविधान में संशोधन केवल और केवल किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा। यहां पर राज्यों का जो विधानमंडल होता है वो भी विधि निर्माण करने वाली मशीनरी है, लेकिन वो संविधान संशोधन की कोई भी विधि नहीं बना सकता। संविधान में कोई भी संशोधन है तो केवल और केवल हमारी संसद ही कर सकती है। राज्यों के विधानमंडल के पास ये पावर नहीं है। भारतीय संविधान के पार्ट 20 यानी कि भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन को पूरा डेडिकेटेड है, यानी कि आर्टिकल 368 जो है वो संविधान में संशोधन से संबंधित है। भारत में ये जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली हुई है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार से हम करते हैं संशोधन, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है ये पूरा मामला। चलिए तो आगे हम बात करते हैं कि संविधान में जो संशोधन है वो 3 प्रकार के होते हैं। यहां पर लिखा है सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत। सिंपल मेजोरिटी को हम कहते हैं साधारण बहुमत, और एक है स्पेशल मेजोरिटी यानी कि विशेष बहुमत, और एक है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। आपको यह बात ध्यान में रखना है कि संविधान में जो संशोधन है वो 3 प्रकार से होते हैं, लेकिन 368 के अनुसार जो संविधान संशोधन है वो 2 प्रकार के माने गए हैं। और ये 2 प्रकार के संशोधन है, वास्तव में संशोधन यही होते हैं, और ये बहुत ही नॉर्मल और छोटे संशोधन होते हैं जिसमें देश की व्यवस्था और जनता पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। वो संशोधन सिंपल मेजोरिटी से होते हैं। यहां मेजोरिटी जो है, पहले हम बात करेंगे कि मेजोरिटी क्या होती है और मेजोरिटी कितनी होती है। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, यानी कि साधारण बहुमत क्या होता है, और एक विशेष बहुमत होता है। कुल सदस्यों का विशेष बहुमत, कुल सदस्यों का साधारण बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत और विशेष बहुमत। ये सारी चीजें आपको समझना है कि एक्चुअल में ये होता क्या है। चलिए तो हम एक बार इस चीज को समझ लेते हैं कि उपस्थित और मतदान करने वालों को बहुमत का मतलब क्या होता है। जब हम बात करते हैं साधारण बहुमत की, जब इसकी बात की जाती है साधारण बहुमत या सिंपल मेजोरिटी, तो इसका मतलब यह हुआ कि संसद में यानी कि पार्लियामेंट में दोनों सदनों में, दोनों सदन का मतलब है एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, इन दोनों सदनों में जो प्रस्ताव है वो 50% + 1 से पारित होगा, और इसको हम कहते हैं साधारण बहुमत, यानी कि आधे से ज्यादा, जैसे लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में। अब यहां पर आधे से ज्यादा कौन सा, टोटल संख्या का आधे से ज्यादा, या जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं उनका आधे से ज्यादा।
तो यहां आपको ध्यान रखना है कि टोटल की आवश्यकता नहीं है, जो उपस्थित लोग हैं और उसमें से कुछ लोग मतदान नहीं करते हैं और कुछ लोग मतदान करते हैं, उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत बोला जाता है इसको हम कहते हैं साधारण बहुमत। ये लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है। इस प्रकार का जो विधेयक है वो हम संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ कर सकते हैं। तो साधारण बहुमत का मतलब तो ये हुआ। उसके बाद में आता है कि साधारण बहुमत से जो संशोधन होते हैं वो कौन कौन से टाइप के संशोधन होते हैं, किस किस प्रकार के संशोधन को हम साधारण बहुमत से करते हैं। तो सिंपल मेजोरिटी वाले जो संशोधन है उनकी हम बात कर लेते हैं। पहला संशोधन है न्यू स्टेट एंट्री, आर्टिकल 2 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में लिखा है कि भारत में अगर कोई नया राज्य प्रवेश करता है, किसी क्षेत्र को हम मिलाते हैं, तो हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जैसे सिक्किम को मिलाया था 1976 में, तो हमें जो संशोधन करना पड़ा वो सिंपल मेजोरिटी वाला था। तो इसी प्रकार से कोई भी बाहरी राज्य को हम एंट्री देते हैं, यानी कि भारत में मर्ज करते हैं, तो उसका सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। या उसमें लिखा है कि न्यू स्टेट नेम एंड बाउंड्रीज चेंज, यानी कि अगर नया राज्य निर्माण करना है, भारत के राज्यों को ही तोड़कर अगर नया राज्य बनाना है, या आपको नाम परिवर्तन करना है राज्यों का, या राज्यों की सीमा यानी कि बाउंड्री चेंज करनी है, तो ऐसा संशोधन भी आर्टिकल 3 के अनुसार सिंपल मेजोरिटी से आएगा। उसके बाद में लिखा है फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल अमेंड, आर्टिकल 4। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि पहली और चौथी अनुसूची, पहली अनुसूची भारत के राज्यों से संदर्भित है और चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों की सीटों से संबंधित है। इसमें कोई भी चेंज करना है तो आपका सिंपल मेजोरिटी से होगा। उसके बाद में अनुच्छेद 11 में जो चेंज होता है सिटीजनशिप रिलेटेड चेंज, यानी कि नागरिकता से संबंधित कोई परिवर्तन करना है, नागरिकता देने के लिए कोई कानून बनाना है, तो उसके बारे में सिंपल मेजोरिटी से होता है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि भारत की जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का उल्लेख आपको पता है आर्टिकल 75 में, और इस मंत्री परिषद में कोई चेंज करना है। जैसे आपको पता होगा कि एक संविधान संशोधन किया था 1991 में, 91 संशोधन 2003 में, जिसमें मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया 15% लोकसभा की कुल संख्या के, तो वो साधारण बहुमत से ही किया गया था। तो यहां पर लिखा है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 75। और एक संशोधन यहां पर है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि राज्यों में विधान परिषद का निर्माण करना, उसका सृजन करना, उसके लिए जो संशोधन होते हैं वो सिंपल मेजोरिटी से पारित किए जाते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि सिंपल मेजोरिटी से संविधान में संशोधन कौन कौन से टाइप के होते हैं। और सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें टोटल जो संख्या आई हुई है, प्रेजेंट जो लोग बैठे हैं, उनके आधे से ज्यादा से आप बिल पास करवा लीजिए, तो आपका संविधान में संशोधन हो जाएगा। तो आप लोग जो है समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो घर में है तो थोड़ा सा आपको ये भी दिक्कत होगा, क्योंकि मोबाइल है तो मोबाइल में नोटिफिकेशन भी आते हैं, घर में कई काम भी होते हैं। तो मुझे पता है आप लोगों का घर में आज छुट्टी है, तो घर वाले भी कई काम आपको सौंपेंगे और प्रॉपर आप सारी क्लासें नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए आगे देखें। स्पेशल मेजोरिटी यानी कि विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी को हम विशेष बहुमत बोलते हैं। और विशेष बहुमत का मतलब है कि संसद में, और संसद में विशेष बहुमत का मतलब हुआ कि टोटल जो संख्या है उसका तो बहुमत 50% + 1, और उपस्थित और मतदान करने वाले हैं उनका 2/3, उसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। अब आपको ये थोड़ा सा बात समझना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसानी से आपको ये बात एक बार में समझ में आना मुश्किल है कि विशेष बहुमत होता क्या है। आपको पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति को जब पद से हटाते हैं तो उसके लिए एक महाभियोग लाया जाता है पार्लियामेंट में, और वो जो महाभियोग है वो पारित होता है कुल सदस्यों के 2/3 का।
यानी कि जब राष्ट्रपति का महाभियोग लाते हैं तो कुल सदस्यों को प्रेजेंट होना जरूरी है, उसके बाद ही महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। तो यहां पर जो है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये कि विशेष बहुमत में आता है कि अगर टोटल सदस्य आपके यहां प्रेजेंट है, कुल सदस्य अगर सभी दोनों सदनों के प्रेजेंट हैं, तो आप उसके बहुमत से पास करवा लो उस बिल को। कुल का बहुमत यानी कि 50% प्लस 1 को हम कहते हैं बहुमत। लेकिन ध्यान रहे ये कुल सदस्यों को उपस्थित करना भी बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। और अगर आपके यहां पर कुल नहीं है तो उपस्थित सदस्य जो है, जितने सदस्य आपके सदन के अंदर बैठे हैं उपस्थित, और मतदान करने वालों का विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत जो है 2/3 होता है, 2/3। इतने बहुमत से अगर आपका बिल पास हो गया तो वो अपना काम बना लेगा। कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का विशेष बहुमत यानी कि 2/3। ये 368 के अनुसार संविधान में संशोधन होता है। तो आप इसमें थोड़ा सा देखें कि स्पेशल मेजोरिटी एक्सेप्ट फेडरल स्ट्रक्चर, भारत का जो संघीय व्यवस्था है उसको छोड़कर बाकी के सारे संशोधन इस प्रक्रिया से होते हैं। संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जो बिल लाया जाएगा वो विशेष बहुमत से पारित होगा। टोटल है तो बहुमत से, और उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 से। अब देखो फेडरल सिस्टम क्या होता है। एक ऐसी व्यवस्था जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियां बनाकर रखती है, दोनों की पावर को मेंटेन करती है। राज्य की सरकार अलग, केंद्र की सरकार अलग, इस प्रकार से दोनों सेपरेट काम करते हैं। इसे हम कहते हैं संघीय व्यवस्था। और इसको प्रभावित नहीं करने वाले जितने भी चेंज है जो साधारण बहुमत को छोड़ दें, तो सारे के सारे विशेष बहुमत से होंगे। अब उसमें जैसे फंडामेंटल राइट्स में चेंज करना है, यानी कि मूल अधिकारों में कोई संशोधन करना है, या डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों में कोई संशोधन करना है। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहां कोई चेंज करना है, या फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य, यहां कोई नया कर्तव्य जोड़ना है या कोई कर्तव्य हटाना है। इस प्रकार के जो संशोधन होते हैं वो विशेष बहुमत से माने जाते हैं। तो विशेष बहुमत के बारे में आपको पता लगा होगा। आपने एक संविधान में संशोधन के बारे में सुना होगा, 86वां, कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं क्लास में। जो 86वां संविधान संशोधन है 2002 में हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के टाइम का ये। और इसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और ड्यूटीज, इन 3 जगह पर चेंज हुआ था। और चेंज वो किससे संबंधित था? तो वो शिक्षा से संबंधित था। यानी कि शिक्षा के जो प्रावधान किए थे वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत किए गए थे। फंडामेंटल राइट्स में 21A जोड़ा गया था, और डीपीएस में 45 अनुच्छेद 45 में पूर्व शिक्षा का प्रावधान किया गया, और फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। तो वो संविधान संशोधन स्पेशल मेजोरिटी वाला था, यानी कि विशेष बहुमत वाला। तो अब हम बात करते हैं तीसरा संविधान संशोधन, यानी कि एक साधारण बहुमत से हो गया, दूसरा विशेष बहुमत से, और तीसरा जो संशोधन है वो विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति वाला है। देखो यहां पर ये कह रहा है कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। रेटिफिकेशन का मतलब है कि राज्यों के आधा हिस्सा, यानी कि आधे राज्यों की सहमति। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि वो सारे संवेदनशील संशोधन होते हैं जो देश की संघीय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। संघीय व्यवस्था का मतलब है कि राज्यों की शक्तियों को अगर आप कम कर रहे हो या केंद्र की शक्ति को बढ़ा रहे हो, इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था कहलाती है। अब कौन कौन से संशोधन इसके माध्यम से होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। यह कह रहा है कि रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि भारत की संघीय व्यवस्था से संबंधित आप कोई भी संशोधन कर रहे हो तो वो संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से ही होगा। अब देखो पहला पॉइंट है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन, आर्टिकल 54 और 55 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में लिखा हुआ है
अगर आप इसमें कोई चेंज करना चाहते हो तो आपको यह संविधान संशोधन लाना पड़ेगा। देखो, अनुच्छेद 54 में लिखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और भारत की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अब भाग लेने के इस प्रावधान में आप कोई चेंज करना चाहते हो तो फिर आपको राज्यों से भी पूछना पड़ेगा। संसद में पारित करने के साथ साथ राज्यों से भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि राज्यों की विधानसभाएं उसमें हिस्सा ले रही है। और अगर आप इसमें चेंज करते हो, कमी करते हो, तो राज्यों की शक्ति में कमी हो जाएगी। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, जिसमें लिखा है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की वोट प्रणाली से होगा, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम। अगर इसमें कोई चेंज करना है तो भी आपको ये बिल लाना पड़ेगा, ये वाला स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, यानी कि आधे राज्यों की सहमति। दूसरा कह रहा है कि पावर एक्सटेंशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, आर्टिकल 73 में लिखा है कि संघ सरकार की शक्तियों का विस्तार, कि भारत सरकार की पावर में आप कोई एक्सटेंशन यानी कि विस्तार करना चाहते हो तो भी आपको इसके साथ में राज्यों को पूछना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि पावर एक्सटेंशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, आर्टिकल 162 162 में लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना, यह भी अगर आपको करना है तो भी विशेष बहुमत से लाना पड़ेगा। जुडिशरी रिलेटेड ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि भारत की संघीय न्यायपालिका और राज्यों की जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में आप कोई भी चेंज करना चाहते हो तो भी आपको इस प्रकार का संशोधन लाना पड़ेगा। 7th शेड्यूल, आपको पता होगा कि 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों के बारे में लिखा है, जिसमें 3 लिस्ट दी हुई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहां कोई चेंज करना चाहते हो तो आपको यह संशोधन करना पड़ेगा इस प्रकार से। अमेंडमेंट इन आर्टिकल 368, यानी कि संविधान में संशोधन करने वाले संशोधन में ही चेंज करना है, यानी कि उस अनुच्छेद के अंदर ही चेंज करना है, जिसके माध्यम से संविधान संशोधन हो रहा है उसके अंदर ही कोई चेंज करना है तो भी आपको यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। अमेंडमेंट इन आर्टिकल 368 फंडामेंटल, ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये नहीं होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज वाला पिछले वाले में आ गया था, जो स्पेशल मेजोरिटी वाला। तो यहां पर आपको पता लगा होगा कि इस प्रकार के संशोधन जो है तीसरा प्रकार का संशोधन है। अब हम बात करेंगे कि प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट आर्टिकल 368, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 368 में क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से प्रावधान किए हुए हैं। आर्टिकल क्लोज के माध्यम से लिखा हुआ है कि 368, ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन का अनुच्छेद एक ही है 368, लेकिन उसके कई उपभाग है जिसको हम कहते हैं सब आर्टिकल्स या क्लॉज। अनुच्छेद 368 एक कहता है कि बिल स्टार्ट एनी हाउस, कि आप इस बिल को किसी भी हाउस में स्टार्ट कर सकते हो, लोकसभा या राज्यसभा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन विधेयक संविधान के किस सदन से प्रारंभ किया जाएगा, तो यहां लिखा है एनी हाउस, आप किसी भी संशोधन को किसी भी सदन से प्रारंभ कर सकते हो। 368 एक। 368 दो कहता है कि बिल पास सेल बी स्पेशल मेजोरिटी, ये जो बिल है वो स्पेशल मेजोरिटी से ही पास होगा, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी उसको भी उन्होंने माना है जो टोटल सदस्यों की बहुमत से होता है, वो भी एक प्रकार की स्पेशल मेजोरिटी है। तो यहां पर जनरली जो है स्पेशल मेजोरिटी हम 2/3 को बोलते हैं। उसके बाद में आर्टिकल 368 थर्ड कहता है कि डेट अमेंडमेंट नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 13, कि इसके माध्यम से कोई भी संशोधन आप करते हो तो अनुच्छेद 13 का उल्लंघन नहीं है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कई केस आए हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे कि 24वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था और इसमें कई चेंज किए गए थे। और उसमें एक तो चेंज ये किया था 24वें संशोधन में कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगा, और एक ये भी चेंज कर दिया था, मतलब अनुच्छेद 368 3 जोड़ा था, उसमें लिखा कि संविधान में संशोधन हम कोई भी करते हैं तो वो अनुच्छेद 13 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब इस बात को समझने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि अनुच्छेद 13 में क्या है।
अनुच्छेद 13 में जो मूल अधिकारों से संबंधित है, जिसमें लिखा है कि न्यायपालिका ऐसी कोई भी विधि जिसको निरस्त कर सकती है अगर वो विधि मूल अधिकारों के खिलाफ हो, यानी कि मूल अधिकारों पर अतिक्रमण करने वाली उन सभी विधियों को रिजेक्ट करना, यह न्यायपालिका की पावर में लिखा है आर्टिकल 13 में। अब ये जो कह रहा है अनुच्छेद 368, वो कह रहा है कि संविधान संशोधन के माध्यम से अगर कोई विधि बनी है तो वो विधि मानी नहीं जाएगी 13 वाली। यहां संविधान संशोधन वाले को ही सर्वोपरि माना जाएगा। इस प्रकार का प्रावधान किया गया है इसमें 368(3) में। आर्टिकल 368 क्लॉज 4 368(4) कह रहा है जुडिशरी कांट डू क्वेश्चन ऑन डेट अमेंडमेंट। न्यायपालिका इस पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकती। ये 42वें संविधान संशोधन केशवानंद भारती जो केस है तो उसके बाद में हुआ है संशोधन, और न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में बड़ा टकराव पैदा हुआ, बड़ा तनाव उत्पन्न हुआ, और फिर इंदिरा गांधी सरकार ने बदले की भावना से इस प्रकार के संशोधन करवाए थे। हालांकि बाद में इनको रिजेक्ट कर दिया गया, अमान्य घोषित भी किया गया। ये कह रहा है कि अनुच्छेद 368(4) की अगर संसद ने कोई भी संविधान में संशोधन कर दिया है तो उसके ऊपर न्यायपालिका कोई क्वेश्चन यानी कि कोई सवाल नहीं उठा सकती कि आपने ये क्यों किया, हम कुछ भी संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद में आर्टिकल 368 क्लॉज 5 ये कह रहा है कि अमेंडमेंट इज द अल्टीमेट पावर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संविधान संशोधन संसद की सर्वोपरि शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है, और इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। एक प्रकार से इनको देखने से ऐसा लगता है कि संसद संविधान में कुछ भी चेंज कर देगी, ऐसा तो कोई भी चीज बदल देगी। हालांकि बाद में हम जब केस पढ़ेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के जब मुकदमे पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर होगा कि इनको 4 और 5 को बहुत ज्यादा खतरनाक मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट भी किया आगे चलकर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया प्रोसीजर, यानी कि संविधान संशोधन की एक प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं कि संविधान में संशोधन संसद करती है, पार्लियामेंट, और न्यायपालिका के पास एक पावर है जिसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। अब रिव्यू को हम कहते हैं हिंदी में पुनरावलोकन, और पुनरावलोकन का मतलब होता है कि न्यायपालिका के द्वारा ऐसे कानूनों की जांच करना जो कानून न्याय संगत नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, और जो गलत है तो न्यायपालिका ऐसे किसी भी कानून को रिजेक्ट कर सकती है उसमें जांच करके, उसे हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो संविधान का संरक्षक भी है न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो न्यायपालिका कहती है कि संविधान में कोई संशोधन होता है तो हम उसकी जांच करेंगे, और कार्यपालिका कहती है कि आप उसकी जांच करोगे लेकिन संविधान संशोधन वाली चीजों की जांच आप कम ही करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये संवेदनशील माने गए हैं। लेकिन फिर भी न्यायपालिका ने कहा है कि हम जांच तो करेंगे। 1951 से लेकर 1967 यानी कि जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, वहां से लेकर 1967 तक कोऑर्डिनेशन बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और संसद, इन दोनों के बीच में समन्वय बना रहा। यानी कि आजादी के बाद में लगभग 17 सालों तक संसद ने कहा हम ऐसा करेंगे, न्यायपालिका ने कहा ठीक है आप कर दीजिए। लेकिन आगे चलकर कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट फिर अड़कर बैठ गया कि ये आप जो है बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। और उस समय लगभग टाइम में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा गांधी आपको पता है थोड़ा सा प्रवृत्ति उनकी तानाशाही टाइप की थी, और उनको कोई मना कर दे, रिजेक्ट कर दे तो फिर वो नया कानून बना देती थी। तो वहां जाकर जो है न्यायपालिका और विधायिका के बीच में तनाव पैदा होने लगा। आपको पता होगा आज भी कुछ लेवल पर न्यायपालिका और विधायिका के बीच में तनाव चल रहा है, लेकिन आज हमारी न्यायपालिका इतनी पावरफुल है कि कार्यपालिका के गलत कानूनों को तुरंत रिजेक्ट करती है। लेकिन क्या हुआ था, इसका इतिहास क्या रहा है, न्यायपालिका ने कौन कौन से केस में सरकारों को फटकार लगाई है और संसद के संविधान संशोधन की पावर में कमी की है। भारत में सुप्रीम कोर्ट में आने वाला सबसे पहला मुकदमा है जिसने बड़े स्तर पर विवाद खड़ा किया था, और उस मुकदमे का नाम है चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास।
यानी कि मद्रास, जिसको आजकल हम तमिलनाडु कहते हैं, तमिलनाडु का केस था और वो इतना विवादित हो गया था आरक्षण के नाम पर कि सुप्रीम कोर्ट में आ गया। बाद में देखो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। इस केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, फिर न्यायपालिका पार्लियामेंट का यानी कि संसद का आगे क्या निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट कहता है यहां पर इस मामले की सुनवाई के दौरान 1951 में, रिजेक्ट द रिजर्वेशन इन एजुकेशन दैट इज वोलेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन। देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका जो रिजर्वेशन है, जो शिक्षा में आप जिस प्रकार के आरक्षण दे रहे हो, पिछड़े लोगों को शिक्षा में आरक्षण दे रहे हो, ये आपको नहीं लगता है कि कानून में जो समानता है उसका विरोध कर रहा है? कि एक तो हम कह रहे हैं कि भारत के संविधान में कानून के तहत सब लोग समान हैं और एक तरफ आप रिजर्वेशन दे रहे हो। तो यह पहला केस था जब सुप्रीम कोर्ट ने यहां सवाल खड़े किए रिजर्वेशन के नाम पर, और उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और इसी केस के बाद में संविधान में पहला संशोधन किया गया था। और पहले इस संशोधन में बहुत सारी चीजें चेंज की थी, जहां जहां विवाद उत्पन्न हो सकते हैं वो सारी चीजें बदली गई थी। और भूमि सुधार वाला भी इस समय हुआ था, 9वीं अनुसूची भी इसमें जोड़ी गई थी, और एक जो संशोधन हुआ था इसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया था। यानी कि जो यहां विवाद पैदा हुआ था चंपकम दोराईराजन केस में, उस विवाद को शांत कर दिया इस अनुच्छेद 15(4) ने, जिसमें लिखा है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षा में हम आरक्षण दे सकते हैं। अब संविधान के अंदर लिख दिया तो न्यायपालिका भी शांत होगी, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। भाई न्यायपालिका का कहना यही था कि आप संविधान के अंदर ये है नहीं ऐसा, तो सरकार ने कहा लो हम संविधान के अंदर लिख देते हैं, विवाद किस बात का। तो चंपकम दोराईराजन जो केस है, आपके एग्जाम में इसका ये ज्यादातर पूछा जाता है छोटे एग्जाम में कि केस कब आया था, और थोड़ा सा एग्जाम बड़ा है तो आप ये मान के चलो कि इसमें किस प्रकार का संशोधन हुआ था और किससे संबंधित था ये विवाद। तो आरक्षण से संबंधित था ये। आगे बढ़ के हम बात करते हैं। अगला केस है 1951 का शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में जब केस आया, मामला मुकदमा, तो यहां पर संसद देखो संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाकर किसी भी मौलिक अधिकार को कम या कर सकती है, छीन सकती है, ऐसा कानून अनुच्छेद 13 के तहत शून्य नहीं होगा। इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद में क्या आपको नहीं लगता है कि शंकरी प्रसाद केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से सरकार का समर्थन किया, संसद के कार्यों का समर्थन किया कि आप कोई भी संशोधन करें और वो संशोधन मान्य होंगे। संसद के पास में पूरी शक्तियां हैं संविधान में कुछ भी संशोधन करें। संविधान में संशोधन हम नहीं कर सकते, पार्लियामेंट ही कर सकती है। लेकिन आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट को बाद में पता लगा कि संविधान में संशोधन तो बहुत बड़े स्तर पर भी हो सकते हैं, तब आगे इन केस को बाद में पलट दिया गया था। यहां पर लिखा है ना अनुच्छेद 13 के तहत वो शून्य नहीं होगा। इसका मतलब है कि संविधान में संशोधन अगर पार्लियामेंट ने कुछ भी किया यानी कि मूल अधिकारों में भी संशोधन किया है तो अनुच्छेद 13 भी उसको शून्य घोषित नहीं कर सकता। यह इस प्रकार की बात थी शंकरी प्रसाद केस में। उसके बाद में आता है केस सज्जन सिंह बनाम राजस्थान का केस है, और 1965 में यह जो केस आया मुकदमा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडमेंट किया जा सकता है। यानी कि यहां फाइनल डिसीजन यह आया कि मूल अधिकारों में हमारी संसद कोई भी परिवर्तन कर सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। उसके बाद में यहां पर गोलकनाथ केस आता है 1967 में। 1967 का जो केस है गोलकनाथ, यहां पर देखो कुछ चीजें बदली है। मैंने आपको पहले बताया था कि 1950 से लेकर 1967 तक न्यायपालिका और विधायिका के बीच में समन्वय रहा, और यहां से न्यायपालिका ठन गई और न्यायपालिका ने आंख दिखाई पार्लियामेंट को और सरकारों को कि जो आप कर रहे हो ना उसको संभल कर करें, क्योंकि आप संवेदनशील मामलों में हाथ डाल रहे हो। क्योंकि इंदिरा गांधी यहां पर प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी ने कुछ इस प्रकार के स्टेप लिए जिससे न्यायपालिका नाराज हुई। तो अब देखो जब गोलकनाथ केस है तो संसद किसी भी मौलिक अधिकार को छीन या कम नहीं कर सकती। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि संसद कानून बनाती है ठीक है, लेकिन मूल अधिकारों को अगर छीन लिया तो यहां पर हम एक्शन ले सकते हैं। तो अब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, गुस्सा तो आएगा ही।
कि सुप्रीम कोर्ट ने और हमें हमारी पावर को चैलेंज किया है, तो इंदिरा गांधी ने एक संविधान संशोधन किया था इस गोलकनाथ केस के बाद में। वो था 24वां संशोधन 1971। 24वें संविधान संशोधन में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अनुच्छेद 368 में काफी सारे चेंजेस भी किए थे। तो संसद के पास किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है। यानी कि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मूल अधिकारों को छीन नहीं सकते, और संसद ने कहा ये लो कानून हम छीन सकते हैं, आज के बाद हमारे पास ये पावर आ गई। तो यहां पर जो है न्यायपालिका जो फैसला सुनाया, संसद का और कार्यपालिका का फैसला उसके विपरीत आया, और उन्होंने इस प्रकार से 24वां संविधान संशोधन किया था। उसके बाद में आता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती, आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अब तक का सबसे बड़ा विवाद है, जिसमें संवैधानिक पीठ में 13 न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया था, और 13 न्यायाधीशों की अब तक की सबसे बड़ी पीठ मानी गई है। और 1973 में एक्चुअल में हुआ क्या था, अगर थोड़ा सा भी इसका आप पेशेंस है तो बात सुनना मेरी। 1951 में भूमि सुधार से संबंधित सरकार ने जो कानून बनाया था और संविधान में संशोधन भी किया था, और उस संशोधन में किसानों को भूमि उपलब्ध करवाने के लिए बड़े बड़े जमींदारों से सरकारें जमीन लेना शुरू किया और किसानों को मालिकाना हक दिया, जो पहले वहां मजदूर के रूप में काम करते थे जमींदारों के खेतों में। कि देश में अगर भूमि का सुधार होगा तभी किसान जो है उन्नत होंगे और देश में खाद्यान्न का उत्पादन अच्छा होगा, और खाद्यान्न उत्पादन हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो इसीलिए संविधान संशोधन हुआ था और 9वीं अनुसूची भी जोड़ी थी और भूमि से संबंधित कानून बनाए गए। केरल गवर्नमेंट में इसी कानून के अंतर्गत एक मठ की जमीन ले ली थी। मठ के पास काफी सारी जमीन थी और उसका मठ का मुखिया था जिसका नाम था केशवानंद भारती। और यह व्यक्ति केरल हाईकोर्ट जाता है कि हमारे पास जो भूमि थी, क्या हमें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है? ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है। और आपको पता होगा कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जहां प्रावधान किए वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, और उसमें अनुच्छेद 26 में लिखा है धार्मिक प्रबंधन करना, और प्रबंधन में लिखा है कि धार्मिक जो ट्रस्ट है वो अपनी संपत्तियों को रख सकते हैं, संपत्तियों को बढ़ा सकते हैं। और इसी के अंतर्गत केशवानंद भारती का केस था कि आप क्या हमारी फंडामेंटल राइट्स को ही खत्म कर रहे हो। केरल गवर्नमेंट ने कहा कि देखो ये जो मामला है कानून के अंतर्गत एक्शन लिया गया है। तो केशवानंद भारती ने कहा कि कानून के अंतर्गत लिया है आपने कानून बनाकर, लेकिन मूल अधिकारों का हनन भी तो हुआ है हमारा। और ये केरल हाईकोर्ट में गए तो केरल हाईकोर्ट भी इसको पूरी तरह से समझ नहीं पाया, और उन्होंने फिर लिखा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। और फिर मामला आया सुप्रीम कोर्ट में 1973 में। 1973 में जब केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत लंबे टाइम तक संघर्ष चला इसमें कि क्या हो, क्योंकि यहां पर टकराव हो रहा है कि संविधान में क्या सरकार कुछ भी संशोधन कर सकती है, कुछ भी कानून बना सकती है, क्या मूल अधिकारों को छीन सकती है सरकार। अब ये मामला जो है मूल अधिकारों पर अटक गया, और केशवानंद भारती का जो विवाद था, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर हमें फाइनल डिसीजन लेना है। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय 24वें संविधान संशोधन को चुनौती दी थी और कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। यानी कि एक प्रकार से 24वें संविधान संशोधन 1971 में सरकार ने पार्लियामेंट को और ज्यादा पावर दे दी कि संसद संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकती है, और उसी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में कुछ भी संशोधन तो कर सकती है, बात ठीक है आपकी, लेकिन संविधान के मूल ढांचे के साथ अगर छेड़छाड़ की ना तो फिर हम आपके ऐसे सभी कानून को रिजेक्ट कर सकते हैं। अब मूल ढांचा क्या है इसके बारे में जो है पूरी स्पष्ट परिभाषा अभी तक आई नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सुनवाई करते हुए बहुत सारी चीजों को मूल ढांचे में शामिल किया है, जैसे मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, या राष्ट्रपति का पद है, भारत की संसदीय व्यवस्था है। तो इन सारी चीजों को मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनमें किसी प्रकार का कोई चेंज अगर करते हो, ढांचे को प्रभावित करते हो, तो हम आपके संशोधन को रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी कि एक प्रकार की सरकार को और हमारी विधायिका को फटकार थी सुप्रीम कोर्ट की
कि आप संविधान में कुछ भी संशोधन करें लेकिन मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ न करें। मूल ढांचा, बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना, वो ढांचे का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कोई स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ी हुई है, पिलर जिसको बोलते हैं पिलर। मान लो कि पिलर को हटा दिया तो क्या होगा, नीचे आ जाएगी पूरी बिल्डिंग। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संविधान भी कुछ पिलरों के ऊपर खड़ा हुआ है और वही संविधान को सुंदर बनाता है, वही लोकतंत्र को सुंदर बनाता है। उन पिलरों को आपने हटा दिया, जैसे मान लो कि एक पिलर को हटा दिया, न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति को अगर आपने हटा दिया तो संविधान का एक पिलर गिरा दिया आपने। तो इस प्रकार के संशोधन को मूल ढांचा माना गया है जिसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उस समय उन्होंने इस केस के बाद में आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ में बड़ा तनाव पैदा हो गया था और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चेंज कर दिया था इंदिरा गांधी सरकार ने। अजीत नाथ रे नाम के एक व्यक्ति थे, वो जूनियर थे सभी न्यायाधीशों से और उनको उसी समय मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था 1973 में, और ये बदले की भावना से बनाया गया। और केशवानंद भारती केस में जो फैसला सुनाया था अंतिम रूप से, उसमें जो जज थे वो वरिष्ठतम न्यायाधीश थे और 3 न्यायाधीश उन्होंने इसका विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने बोला कि सरकार ने हमसे जूनियर आदमी को मुख्य न्यायाधीश कैसे बना दिया, और सरकार ने कहा कि संविधान में इसके कोई प्रावधान नहीं है, परंपरा है और परंपरा हमने तोड़ दी। और संविधान तो कहता है, कानून कहता है कि जो योग्य है उसको मुख्य न्यायाधीश बनाइए, और मुझे आपसे ज्यादा ये योग्य लगा तो हमने बना दिया। और उस समय तीनों न्यायाधीशों ने पद से त्यागपत्र दे दिया था। और न्यायपालिका के लिए बहुत बड़ा झटका था कि क्या न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका का शिकंजा मजबूत हो गया है, क्या न्यायपालिका की शक्तियां कमजोर हो गई है, क्या देश का लोकतंत्र खतरे में है। तो ये सारे सवाल जो है उठाने लगे। बाद में आगे चलकर आपको पता होगा कोलेजियम प्रणाली आई थी, और 1991 की जो कोलेजियम प्रणाली है जिसमें लिखा कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज राष्ट्रपति जब नियुक्त करेगा तो मंत्री परिषद को नहीं पूछेगा, वो न्यायपालिका के कोलेजियम को पूछेगा, जिसमें 5 जज होते हैं और 5 में से 4 अन्य जज होते हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश होता है। 4 वो न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को सलाह देते हैं और मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह देता है। उसी के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्तियां होती है। तो ये न्यायपालिका की एक शक्ति में इजाफा हुआ था। तो चलिए हम वापस इसके ऊपर आ जाते हैं कि पार्लियामेंट ने 42वां संविधान संशोधन जो किया था इंदिरा गांधी सरकार ने, वो केशवानंद भारती जो विवाद आया था उसमें भी बहुत सारी चीजें उसके खिलाफ वाली इसमें जोड़ दी गई। अब इसमें लिखा कि संसद द्वारा किए गए संशोधन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। अब यहां आर्टिकल 368 क्लॉज 4th एंड 5th जोड़ा गया, यानी कि 368 में 4 और 5 2 उप अनुच्छेद जोड़ दिए गए और यह बात लिख दी गई कि संविधान में जो संशोधन है उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, न्यायपालिका इसके ऊपर सवाल खड़ा नहीं कर सकती, और संसद की ये सर्वोच्च शक्ति है कि संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकती है। तो ये जो है सरकार ने यानी कि संसद में बिल पास करवाकर ये प्रावधान कर दिया 368 में, यानी कि एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो केस आया उसके खिलाफ सरकार ने फिर ये एक्शन लिया। उसके बाद में भी सरकार और उनके बीच में तनाव पैदा हुए। 1980 में इंदिरा गांधी थोड़ा सा बिजी हो गई थी भारत में सिख दंगों में और इस प्रकार से मामलों में, और उस समय मिनर्वा मिल्स मामला आया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 2 आर्टिकल जोड़े गए थे 368 में 4 और 5 वो अवैध घोषित कर रहे हैं हम, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको हम अवैध घोषित कर रहे हैं। आप किसी भूल में होंगे कि न्यायपालिका इतनी कमजोर होगी, न्यायपालिका को कमजोर नहीं मान सकते आप। न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के अंतर्गत हम कोई भी कानून को रिजेक्ट कर सकते हैं। आप यानी कि संसद या सरकार न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति को खत्म नहीं कर सकते। आप कुछ भी संशोधन करें, संविधान में संशोधन करने की पावर है, ठीक है, हमने मान ली कि पार्लियामेंट के पास में संविधान संशोधन करने की पूरी शक्तियां हैं, लेकिन आप ऊट पटांग अगर संशोधन करोगे, संविधान की बेसिक भावना को बदलोगे, मूल भावना को बदलोगे, अपने स्वार्थ के अनुसार चेंज करोगे, तो हम एक एक करके चुन चुन कर कानूनों को रिजेक्ट कर सकते हैं आपके। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार को फटकार लगाई, उसके बाद में देखो पार्लियामेंट शांत हो गई। यहां पर
अब पार्लियामेंट का कोई आगे रिएक्शन नहीं आया कि हम कोई संशोधन करके जो है और कुछ जोड़ दें कि नहीं ये अब आपने ये किया है तो हमने ये जोड़ दिया। अब आगे चलकर ये सब चलते चलते आपको पता होगा कि मोदी सरकार ने एक 2014 में 99वां संविधान संशोधन किया था, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और इस 99वें संविधान संशोधन में एक प्रावधान जोड़ा गया था और उस प्रावधान का नाम है NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी कि इसको हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। यह प्रावधान किया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। यह मोदी सरकार ने प्रावधान किया था कि जो कॉलेजियम प्रणाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक कॉलेजियम प्रणाली मैंने आपको बताया था कि इसी की सिफारिश पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो यहां पर इस संविधान संशोधन के माध्यम से इस कॉलेजियम को खत्म करने का प्रयास किया गया कि अब न्यायाधीशों को नियुक्त कॉलेजियम की सिफारिश पर नहीं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर किया जाएगा। और इसमें सरकार का बहुमत था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें गुमराह नहीं कर सकते, हम आपसे बहुत ज्यादा कानून की पढ़ाई किए हुए हैं। और इस कानून को पूरे को रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और इसे हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की एक पराकाष्ठा, यानी कि बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। यह जो न्यायिक जो नियुक्ति आयोग का प्रावधान था, यह विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से पास हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि संविधान में संशोधन 3 प्रकार के होते हैं और जिसमें 368 के अंतर्गत 2 प्रकार के होते हैं, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति से। यह ज्यादा संवेदनशील और महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आधे राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ती है। और इसके ऊपर आधे राज्यों की सहमति भी बन गई थी, पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से पास भी हो गया था। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। सरकार को फटकार भी लगाई कि अगर आपको कोई संशोधन करना है, कोई कानून लाना है तो आप ला सकते हो, लेकिन कॉलेजियम से बेहतर लाइए आप। कॉलेजियम से बेहतर नहीं है ये कॉलेजियम से हल्का है, ये न्यायपालिका की शक्तियों में कमी करने वाला है और हम इस प्रकार की चीजों को परमिशन बिल्कुल भी नहीं देंगे। और ये कानून जो है रिजेक्ट हो गया। मोदी सरकार को भी बड़ा झटका लगा और यहां पर यह होना भी जरूरी है। अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म हो गई तो मान के चलो कि देश में कानूनी व्यवस्था धराशायी हो जाएगी, क्योंकि संसद और कार्यपालिका ये दोनों मिले हुए हैं। भारत का जो स्ट्रक्चर है वो शुद्ध रूप से शक्ति पृथक्करण नहीं है। शक्ति पृथक्करण की जब हम बात करते हैं ना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये पूर्णतः अलग अलग होती है। जैसे अमेरिका में, वैसे हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां ब्रिटेन वाला सिस्टम लिया हुआ है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच में कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाया गया है कि विधायिका लेजिस्लेचर में से लोग आएंगे जो कार्यपालिका में जाएंगे, जिनको हम मंत्री बोलते हैं, और फिर न्यायपालिका उनसे अलग है। तो यहां पर न्यायपालिका को संविधान निर्माताओं ने एक शक्ति दी कि आप संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान की आप जांच करेंगे, संसद के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों की आप निष्पक्ष जांच करेंगे और गलत कानूनों को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। यह जो शक्ति मिली न्यायपालिका को, इसी शक्ति की देन है कि आज हम देश में कानून के शासन के साथ जी रहे हैं और सरकार डर रही है न्यायपालिका से कि किसी भी कानून को हमारा सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है। यह होना बहुत जरूरी है और यह जब तक रहेगा तब तक सरकार की निरंकुशता जो है वो कंट्रोल में रहेगी। सरकार निरंकुश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और बाकी आज हमने संविधान में जो संशोधन से संबंधित बातें पढ़ी थी उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। और आज छुट्टी थी कोचिंग की और छुट्टी के बावजूद भी आपने आपदा को अवसर में बदला। हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी एक बार दोबारा आप देखें। हमने सिंपल मेजोरिटी से संविधान संशोधन किस प्रकार से होता है उसकी बात की थी। स्पेशल मेजोरिटी की बात की थी हमने कि विशेष बहुमत से संशोधन कैसे होते हैं। स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, यानी कि आधे राज्यों की सहमति वाले संशोधन पढ़े थे कि किस प्रकार से होते हैं।
रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि संघीय व्यवस्था के बारे में हमने बात की कि किस प्रकार से संघीय व्यवस्था को चेंज करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए जाते हैं। और प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, यानी कि 368 में जो प्रावधान है, अनुच्छेद 368 में 1 से लेकर 5 तक, उनके बारे में हमने चर्चा की कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है और कौन सा कब जोड़ा गया। उसके बाद में चंपकम दोराईराजन केस 1951 पढ़ा। उसके बाद में शंकरी प्रसाद केस पढ़ा 1951 वाला। उसके बाद में सज्जन सिंह केस 1965 वाला पढ़ा। उसके बाद में गोलकनाथ केस और संसद के विवाद पढ़े। और फिर हमने 24वां संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी सरकार लेकर आई थी, जो न्यायपालिका की शक्तियों को कम करने से संबंधित था, उसको पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि केशवानंद भारती केस क्या था, उसकी पूरी डिटेल हमने जानी 1973 वाली की। और उसके बाद में मिनर्वा मिल्स केस 1980। तो ये सारी चीजें हमने आज पढ़ी है इस क्लास में, और मुझे लग रहा है आप काफी थक गए होंगे, और कई बीच में खाना खा के भी आ रहे थे, कई पानी पी के आ रहे थे, और मैं थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में आपका कमेंट भी नहीं पढ़ पाया। अच्छा, वक्फ बोर्ड रिजेक्ट क्यों हुआ है, और ये भी एक लंबा लेक्चर है, मैं जरूर जो इसके ऊपर आपको एक दिन बताऊंगा वक्फ बोर्ड के बारे में भी। और राम राम सर जी, बाकी जो है सारे लोग आप जुड़े हुए थे, और मैं तो सोचा आज कोई नहीं आएगा, लेकिन पढ़ाई के प्रति आपका समर्पण तो बहुत अच्छा है। मैंने सोचा 2 बजे लोगों का सोने का टाइम होता है, और 2 बजे कौन जो मेरी क्लास सुनेगा, और खाने पीने के बाद में नींद आती है, और आप जो है 2 बजे इस सोने वाले टाइम में भी अगर आप जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कोई न कोई चीज आपके अंदर ऐसी है जो बार बार आपको जगा रही है, बार बार आपको मोटिवेट कर रही है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से काम करने के लिए। और आपको कहीं ना कहीं लगा कि आज छुट्टी है, तो छुट्टी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपने किया, और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी शाम की जो क्लास है 7 से 8 वाली, वो कंटिन्यू रहेगी, और 7 से 8 वाली क्लास में भी आपको जुड़ना है और घर से इसको पढ़ाई को जारी रखना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अगली क्लास में, और कल आपका क्लास प्रॉपर लगेगा। और आप रक्षाबंधन की छुट्टियां मनाने की कोशिश नहीं करें, लंबी छुट्टियां। कई विद्यार्थी जब बीच बीच में पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि गुरुजी रख पुण्य छुट्टी कता दिन गए, तो मैं बता दूं कि रक्षाबंधन की जो छुट्टी है आपकी, वो आपको 2 दिन की रहेगी, और 2 दिन की इस छुट्टी में आपका सोमवार और मंगलवार का अवकाश रहेगा। बाकी बुधवार से क्लासें आपकी प्रॉपर तरीके से लगेगी, टाइम पर आपको पहुंचना है, इसलिए कल आपको आना जरूरी है। और संडे का आपका टेस्ट भी होगा, क्योंकि आगे हमने ऑलरेडी आपके लिए छुट्टियों की व्यवस्था कर दी है। कई विद्यार्थी दूर से हैं, गांव से हैं, तो 1 दिन की छुट्टी में उनका आना और जाना थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिक्कत हो सकती है। और कई विद्यार्थी कह रहे हैं हम 3-3, 4-4 महीने से गांव नहीं गए, तो त्योहार का टाइम है तो 2 दिन की छुट्टी, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन बाकी आप क्लास भी आपको लेना है, रक्षाबंधन के टाइम भी आपकी क्लासें यहाँ लगती रहेगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।